हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेजर केमिस्ट्री ऑन। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे नए हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो लेक्चर के लास्ट तक बने रहिए। आज हम इस वीडियो लेक्चर में आरएनएस इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, तो सभी स्टूडेंट्स बने रहिए। हाँ, तो हम यहाँ आरएनएस थ्योरी के बारे में डिस्कस करने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे, लाइक दिस थ्रेशोल्ड एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, एवरेज एनर्जी, चेंज इन एंथैल्पी, एक्टिव मॉलिक्यूल्स, ये क्या है, इन सभी को डिफाइन करते हुए हम आरएनएस इक्वेशन की ओर मूव करेंगे। तो सभी गाइस बने रहिए। एनर्जी टर्मिनोलॉजी या फिर एनर्जी टर्म्स, यहां पर कौन कौन सी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो देखिए जरा, सबसे पहले हम बात करें, हाँ जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी, हाँ जी। इसके बाद बात करें एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, हाँ जी। इसके बाद बात करें तो दैट मीन्स एवरेज एनर्जी। एवरेज एनर्जी, एवरेज एनर्जी, यहां पर हम 3 टाइप्स एनर्जी के बारे में आपको बताएंगे। तो इसमें जो फर्स्ट है वो क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। सेकंड क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। और थर्ड क्या है, एवरेज एनर्जी। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है, हम इसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं और एवरेज एनर्जी को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या है, जरा इसके बारे में ध्यान दीजिए। इन तीनों एनर्जी में मेजर जो एनर्जी है वो क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी को हम डिफाइन करें तो कैसे करेंगे, देखिए जरा, हाँ जी। रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल के पास इस एनर्जी के बराबर या इससे ज्यादा एनर्जी जब होती है तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में चेंज होता है। दैट मीन्स वो एक्टिव मॉलिक्यूल कहलाता है। तो इसको डिफाइन करेंगे, द मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी आर यूज रिएक्टेंट मॉलिक्यूल चेंज इनटू प्रोडक्ट मॉलिक्यूल ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। इन हिंदी, वह न्यूनतम ऊर्जा जिसकी सहायता से, हाँ जी, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट मॉलिक्यूल में चेंज हो जाता है, तो उसे क्या बोलेंगे, थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलेंगे। थ्रेशोल्ड एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी में बारीकी सी डिफरेंस है। वो क्या डिफरेंस है, यहाँ पे क्या होता है, रिक्वायर्ड एनर्जी होती है, जबकि यहाँ पर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के द्वारा इस एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है। दैट मीन्स एक्स्ट्रा एनर्जी आर यूज रिएक्टेंट मॉलिक्यूल चेंज इनटू प्रोडक्ट मॉलिक्यूल। मतलब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के द्वारा जो एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है वो क्या कहलाती है, एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। अब बात करें किसकी, एवरेज एनर्जी की। एवरेज एनर्जी में जो बताया गया है, द इनिशियली एनर्जी हैविंग रिएक्टेंट मॉलिक्यूल बिफोर केमिकल रिएक्शन। रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास जो एनर्जी पहले से है वो एनर्जी क्या कहलाती है, एवरेज एनर्जी। अब तीनों में क्या रिलेशन है, उस रिलेशन को ध्यान दीजिए। हाँ जी, जब यहां देखते हैं तो तीनों में रिलेशन क्या आ जाएगा, हाँ जी, रिलेशनशिप बिटवीन ई, हाँ जी, ईटी, हाँ जी, और ई एवी। एक्टिवेशन एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी और एनर्जी एवरेज एनर्जी, हाँ जी। कैसे होगा, तो यहां पर देखिए, यहां पे ये होता है, यहां लिख देंगे फॉर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल और यहां लिखेंगे फॉर प्रोडक्ट मॉलिक्यूल।
तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के लिए क्या हो जाएगा, ई थ्रेशोल्ड एनर्जी बराबर में ई एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल्स टू ई ए वी एवरेज एनर्जी, और ये किसके लिए हो जाएगा, हाँ जी रिएक्टेंट के लिए। इसी तरह बात करें इधर क्या हो जाएगा, ई थ्रेशोल्ड एनर्जी इज इक्वल्स टू ई एक्टिवेशन एनर्जी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा ई एवरेज एनर्जी। ये किसके लिए आ जाएगा, हम ये प्रोडक्ट मॉलिक्यूल के लिए। तो ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के लिए है और ये किसके लिए है, प्रोडक्ट मॉलिक्यूल के लिए। तो यहाँ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और प्रोडक्ट के लिए जो होती है क्या होती है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ रिएक्टेंट के लिए क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन प्लस में एवरेज एनर्जी फॉर रिएक्टेंट्स। यहाँ थ्रेशोल्ड एनर्जी इक्वल टू बैकवर्ड रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी प्लस में एवरेज एनर्जी फॉर प्रोडक्ट मॉलिक्यूल। अब हम इसको ग्राफ के द्वारा में क्या है, ये ग्राफ एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के बीच में प्लॉट किया गया है। एक्स पे हमने रिएक्शन पाथ को रखा है और वाई पे हमने पोटेंशियल एनर्जी दैट मीन्स एनर्जी के बारे में डिस्कस किया है। यहाँ रिएक्टेंट है दैट मीन्स रिएक्टेंट, हाँ जी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, यहाँ पर क्या है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल चेंज इन इंटरमीडिएट और इंटरमीडिएट चेंज इनटू प्रोडक्ट। तो कोई भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होता है वो प्रोडक्ट में चेंज होने से पहले वो किससे, हाँ जी पास थ्रू करता है, तो वो वहाँ पर एक ट्रांजिशन स्टेट होगा, इसे बोलेंगे ट्रांजिशन स्टेट। तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल चेंज इनटू प्रोडक्ट मॉलिक्यूल थ्रू ट्रांजिशन स्टेट। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस ट्रांजिशन स्टेट जो दे रखा है यहाँ पर हम इसे बोलते हैं AC एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, और इसकी एनर्जी जो है वो हमेशा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल से ज़्यादा होती है। तो याद रखना एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की जो एनर्जी होती है वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की एनर्जी या प्रोडक्ट मॉलिक्यूल की एनर्जी से हमेशा क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो ध्यान दीजिए, और ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है इन नेचर बिकॉज इट हैज़ हायर एनर्जी, हाँ जी ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ ध्यान दीजिए ग्राफ में रिएक्टेंट चेंज इनटू प्रोडक्ट थ्रू एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, दिस इज हाईएस्ट पॉइंट ड्यूरिंग रिएक्शन। हाँ जी अब यहाँ देखते हैं रिएक्टेंट और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के बीच का जो गैप है वो कहलाता है एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, और यहाँ पर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और प्रोडक्ट के बीच का जो गैप है ये कहलाता है एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। हाँ जी यहाँ तो टोटल 0 पॉइंट से दैट मीन्स ओरिजिन पॉइंट से लेके और एक्टिवेटेड के बीच में जो एनर्जी गैप है वो कहलाता है थ्रेशोल्ड एनर्जी, और ओरिजिन पॉइंट से लेके रिएक्टेंट के बीच जो एनर्जी गैप है वो कहलाता है एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, और ये जो दिख रहा है ये है एवरेज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल। और आपको दिख रहा है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो एनर्जी गैप है दैट मीन्स डेल एच चेंज इन एंथैल्पी, हाँ जी उसकी वैल्यू यहाँ पर क्या दे रखी है, नेगेटिव। तो इसका मतलब ये जो ग्राफ है एक प्रकार का एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ है। तो यहाँ पर देखिए इस ग्राफ से आपसे न्यूमेरिकल पुट किए जाते हैं कंपटीशन एग्जाम में। तो किस प्रकार से क्वेश्चन पुट किए जाएंगे, तो ध्यान दीजिए। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक रिलेशन बना रहे हैं, हाँ जी फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो देखिए जरा कैसे बनाएंगे, तो रिलेशन देखना जरा। हाँ जी तो मैं यहाँ बना रहा हूँ, तो यहाँ देखते हैं हम, तो सीधा सीधा है हाँ भैया थ्रेशोल्ड एनर्जी जो है वो किसके बराबर है, थ्रेशोल्ड एनर्जी जो दिख रही है वो किसके बराबर, एवरेज एनर्जी प्लस में एक्टिवेशन एनर्जी। हाँ जी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, और यहाँ पे क्या है एवरेज एनर्जी। अब ये किसके लिए था, ये था रिएक्टेंट के लिए। किसके लिए था भैया, रिएक्टेंट के लिए, मैंने अभी कुछ समय पहले बताया था। अब बात करें किसके लिए, थ्रेशोल्ड एनर्जी बराबर हाँ जी एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन प्लस में एवरेज एनर्जी फॉर प्रोडक्ट मॉलिक्यूल। तो अभी मैंने बताया था ये प्रोडक्ट मॉलिक्यूल के लिए, तब मैंने नॉर्मली बताया था, अब मैं ग्राफ के द्वारा बता रहा हूँ। तो दोनों ही आपको ये ध्यान रखने हैं। और एक खास बात ध्यान दीजिए, हाँ जी खास बात क्या है यहाँ पर, खास बात ये है कि डेल्टा एच क्या है। तो डेल्टा एच देखिए जरा क्या है, डेल्टा एच क्या है, ई बैकवर्ड रिएक्शन और ई फॉरवर्ड रिएक्शन। दैट मीन्स
यहाँ पर ये ई दे रखा है और ये भी ई दे रखा है, इन दोनों का एनर्जी डिफरेंस ही क्या होता है, डेल्टा एच होता है। तो हम क्या बोल सकते हैं, डेल्टा एच क्या लिख सकते हैं, तो डेल्टा एच इज इक्वल्स टू ई ए फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस में ई ए बैकवर्ड रिएक्शन। ये रिलेशन आप हमेशा याद रखना। इस रिलेशन से हम एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के लिए ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो देखिए किस प्रकार से होगा, तो बने रहिए सभी गाइस वीडियो के लास्ट तक। हाँ जी, देखिए जरा यहाँ पर आपको चेंज इन एंथैल्पी और एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन के बीच में रिलेशन बताया गया है। तो यहाँ पर दो प्रकार से रिलेशनशिप पॉसिबल है। तो देखिए जरा फर्स्ट क्या है, हाँ जी, फर्स्ट में ये बताया गया है इफ, हाँ जी, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू पॉजिटिव, दैट मीन्स रिएक्शन कैसी हो, एंडोथर्मिक। रिएक्शन कैसी हो भैया, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो, एंडोथर्मिक। तो एंडोथर्मिक के लिए क्या कंडीशंस होंगी, तो देखिए जरा, हाँ जी, जब एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी तो क्या होगा, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू ई ए फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस में ई ए फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। तो यहाँ पर चेंज इन एंथैल्पी क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। तो पॉजिटिव आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फॉरवर्ड रिएक्शन का वैल्यू, हाँ जी, बैकवर्ड रिएक्शन से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। जब ये वैल्यू पॉजिटिव होगी तो ओवरऑल चेंजेस भी क्या आ जाएगा भैया, पॉजिटिव आ जाएगा। क्या आ जाएगा भैया, पॉजिटिव। तो ध्यान देना, तो यहाँ पर चेंजेस क्या आ गए भैया, पॉजिटिव। तो ये एक प्रकार की एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अब हम बात करें ग्राफ के द्वारा प्लॉट करेंगे, ग्राफ में क्या रिलेशन बनता है, देखिए जरा। हाँ जी, दिस इज वाई कोऑर्डिनेट, दिस एक्स कोऑर्डिनेट। एंडोथर्मिक रिएक्शन है, दैट मीन्स, हाँ जी, रिएक्टेंट्स। तो दिस इज रिएक्टेंट है, दिस इज प्रोडक्ट है। हाँ जी, ये जो चेंजेस दिख रहा है आपको, ये जो चेंजेस है, ये चेंज क्या कहलाता है, डेल्टा एच। क्या कहलाएगा, डेल्टा एच। और डेल्टा एच यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव। तो ध्यान देना जरा, ये जो आपको गैप दिख रहा है, ये जो गैप है यहाँ से यहाँ का गैप, ये गैप क्या कहलाता है, हाँ जी, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। और इस डायरेक्शन में क्या रखा गया है, पोटेंशियल एनर्जी। और इस डायरेक्शन में क्या रखा गया है, रिएक्शन पाथ, रिएक्शन पाथ रखा गया है। हाँ जी, यहाँ जीरो। अब देखिए जरा, ये जो डेल्टा एच है इसकी वैल्यू और ई के बीच में क्या रिलेशन है, तो देखिए जरा। हाँ जी, तो यहाँ ग्राफ से सीधा सीधा क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर ई फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन की वैल्यू डेल्टा एच से हमेशा क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो आप इस बात को याद रखना कि एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए जो डेल्टा एच की वैल्यू है वो ई से हमेशा क्या होती है, कम होती है। हाँ जी, अब हम बात करेंगे सेकंड नंबर पे। ये तो क्या था, हमारा फर्स्ट केस था। अब हम सेकंड केस के बारे में बात करेंगे। तो सेकंड केस के बारे में बात करेंगे तो क्या है, इफ, हाँ जी, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू नेगेटिव, दैट मीन्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए हम क्या करेंगे, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए देखिए जरा, हाँ जी, तो यहाँ पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए वैल्यू क्या है, नेगेटिव। तो हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू ई ए फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस में ई ए बैकवर्ड रिएक्शन। तो क्या लिख सकते हैं, ई ए बैकवर्ड इज मोर देन ई ए फॉरवर्ड। जब बैकवर्ड की वैल्यू फॉरवर्ड से क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो हम क्या लिख सकते हैं, हाँ जी, द चेंज इन डेल्टा एच इज इक्वल्स टू नेगेटिव। ये एक प्रकार की एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब हम इसको ग्राफ से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ग्राफ से कैसे करेंगे, हाँ जी, तो ध्यान दीजिए, यह ग्राफ बना रहे हैं। जो पहला ग्राफ बनेगा वो किस प्रकार से प्लॉट होगा, दिस इज वाई कोऑर्डिनेट, दिस एक्स कोऑर्डिनेट। हाँ जी, यहाँ रिएक्टेंट चेंज इनटू प्रोडक्ट। तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो रिएक्टेंट है ये किस में चेंज हो गया, प्रोडक्ट में चेंज हो गया। तो यहाँ से और यहाँ का गैप क्या कहलाता है, हाँ जी, यहाँ से यहाँ का गैप क्या कहलाएगा। थोड़ा इसको और लार्ज कर लेते हैं। दिस इज प्रोडक्ट,
यहाँ से यहाँ का गैप जो कहलाता है वो कहलाएगा चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी। हाँ जी, चेंज इन एंथैल्पी, और एंथैल्पी में चेंज क्या होगा? नेगेटिव। ये जो आपको दिख रहा है ये दिस इज पोटेंशियल एनर्जी और दिस इज ओरिजिन पॉइंट, दिस इज रिएक्शन पाथ, रिएक्शन पाथ। अब ध्यान दीजिए, यहाँ जो वैल्यू है डेल्टा एच की वैल्यू, और ये जो वैल्यू दिख रही है आपको, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू क्या है? ई ए फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, ये फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? फ्रॉम ग्राफ, तो ग्राफ से हमें दिख रहा है ई ए फॉरवर्ड इज इक्वल टू क्या लग रहा है? डेल्टा एच। देखिए जरा, ये जो फॉरवर्ड है वो किसके बराबर है? डेल्टा एच के। तो हम क्या लिख सकते हैं? हाँ जी, इस केस में क्या है? ई इज इक्वल टू डेल्टा एच, ये लिख सकते हैं। हाँ जी, दूसरे ग्राफ से देखिए जरा, दूसरा ग्राफ क्या कहना चाह रहा है? दूसरा ग्राफ क्या कहना चाह रहा है? तो ध्यान दीजिए। हाँ जी, दिस इज वाई कोऑर्डिनेट और दिस इज एक्स कोऑर्डिनेट। तो यहाँ सेकंड ग्राफ में क्या बताया जा रहा है उस पर ध्यान दीजिए। ये यहाँ से दिस इज रिएक्टेंट और दिस इज प्रोडक्ट। तो ये जो आपको क्राइटेरिया दिख रहा है, ये क्राइटेरिया, जो डिफरेंस है वो डिफरेंस किसका है? डेल्टा एच का है। तो दिस डिफरेंस इज डेल्टा एच, डेल्टा एच, और डेल्टा एच की वैल्यू यहाँ पे क्या है? नेगेटिव है। और ये जो आपको दिख रहा है ये क्राइटेरिया, ये क्या है? ई ए फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, या फिर हम यहाँ ई ए यूज कर सकते हैं। हाँ जी, और दिस है पोटेंशियल एनर्जी और दिस है रिएक्शन पाथ, रिएक्शन पाथ। अब यहाँ देखिए, डेल्टा एच की वैल्यू जो है वो ई से क्या है? ज़्यादा है। तो ये जो वैल्यू है ये इसके ज़्यादा है, तो हम लिख सकते हैं, हाँ जी, ई फॉरवर्ड इज लेस देन डेल एच। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ई जो होगा वो डेल एच से क्या हो सकता है? कम हो सकता है। हाँ जी, केस थर्ड की बात करें, केस थर्ड में क्या है देखिए ज़रा। केस थर्ड में जिस ग्राफ प्लॉट करेंगे वो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट के बीच में ग्राफ प्लॉट होगा। तो यहाँ पर जो होगा वो क्या होगा देखिए ज़रा। हाँ जी, दिस वाई कोऑर्डिनेट, दिस एक्स कोऑर्डिनेट। तो यहाँ जो ग्राफ प्लॉट किया जाएगा वो क्या किया जाएगा देखिए। हाँ जी, रिएक्टेंट चेंज इनटू प्रोडक्ट। तो यहाँ देखिए ज़रा, ये जो एनर्जी गैप दिख रहा है आपको, ये एनर्जी गैप क्या है भैया? डेल्टा एच है, और डेल्टा एच यहाँ पे क्या है? नेगेटिव है। और ये दिस इज प्रोडक्ट, दिस इज रिएक्टेंट, और ये जो गैप है ये गैप किसके बराबर है? ये गैप है ई के बराबर। हाँ जी, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए वो पोटेंशियल एनर्जी, और इधर क्या हो जाएगा? रिएक्शन पाथ, ये रिएक्शन पाथ हो जाएगा। तो यहाँ जब देखते हैं, हाँ जी, यहाँ देखेंगे तो डेल्टा एच की वैल्यू ई से क्या है? कम। तो यहाँ लिख सकते हैं ई फॉरवर्ड रिएक्शन इज मोर देन डेल्टा एच, दैट मीन्स ई इज मोर देन डेल्टा एच। तो ध्यान रखना, हाँ जी, इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन द रिलेशनशिप बिटवीन चेंज इन एक्टिवेशन एनर्जी एंड चेंज इन रिएक्शन एंथैल्पी में जो रिलेशन होगा तो कह सकते हैं हम कि डेल्टा एच की वैल्यू ई से ज़्यादा भी हो सकती है, या फिर ई के बराबर भी हो सकती है, या फिर ई से कम भी हो सकती है। दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू ई लेसर ई या फिर मोर देन ई। जबकि एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पर एक केस पॉसिबल है, और वो केस क्या है? ऑलवेज द वैल्यू ऑफ ई इज मोर देन चेंज इन एंथैल्पी फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो हमने इस प्रकार ग्राफ के द्वारा और बेसिक वैल्यू के अकॉर्डिंग हमने एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में डिस्कस किया। अब हम आगे की तरफ मूव करेंगे। द एक्टिवेशन एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। कहने मतलब ये है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे डिपेंड नहीं करती। जैसे कि एग्जांपल देके बताता हूं मैं। हाँ जी, ये कोई रिएक्शन है ए चेंज इनटू 2b, और एक रिएक्शन है 2a चेंज इनटू 2b।
या फिर 3 भी मान लीजिए, 3 भी। तो यहाँ पर देखिए इस रिएक्शन के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो मान लीजिए क्या है, E है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा भैया, EA डैश। लेकिन हम बोल क्या सकते हैं कि जो EA डैश है वो एक प्रकार का E तो है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो कोफिशिएंट दे रखा है 2, इसका रोल यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब क्या बोल सकते हैं, हाँ जी, A चेंज इंटू 2B, ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी इसका ये है। जबकि यहाँ पर 2A चेंज इंटू 3B, इसके लिए क्या भैया, EA डैश, वो भी किसके बराबर है, E के बराबर। अब बात करेंगे सेकंड की पॉइंट्स के बारे में। सेकंड की पॉइंट्स में क्या बताया गया है, हाँ जी, सेकंड की पॉइंट्स में ये बताया गया है जो EA है, EA डज नॉट डिपेंड, EA डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, मतलब एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है। और पॉइंट नंबर जो 3 बताया गया है वो 3 क्या बताया गया है, तो 3 पे ध्यान दीजिए। 3 में क्या बताया गया है, हाँ जी, जो EA है, EA इज अफेक्टेड बाय कैटलिस्ट ड्यूरिंग रिएक्शन, हाँ जी, ड्यूरिंग रिएक्शन के दौरान ये कैटलिस्ट के द्वारा क्या हो जाए, अफेक्टेड होता है। बट आप ध्यान रखना अच्छे से, जो ये है, हाँ जी, एनर्जी जो एक्टिवेशन है वो, और उसके साथ में क्या होगा, के, तो याद रखना EA एंड के, दैट मीन्स रेट कांस्टेंट आर अफेक्टेड, हाँ जी, बाय कैटलिस्ट। ये क्या होता है, कैटलिस्ट के द्वारा क्या होता है, अफेक्टेड होते हैं, हाँ जी। बट डेल्टा H चेंज इन एंथैल्पी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर रिएक्शन आर not affected by, हाँ जी, कैटलिस्ट के द्वारा ये अफेक्टेड नहीं होते हैं। तो ये सीधा सा स्टेटमेंट आता है, तो इसको आप ध्यान रखना कि, हाँ जी, कहने का मतलब ये है कि EA एंड रेट कांस्टेंट कैटलिस्ट के द्वारा अफेक्टेड होते हैं, लेकिन चेंज इन एंथैल्पी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो कि कैटलिस्ट के द्वारा अफेक्टेड नहीं होते हैं। ये सीधा स्टेटमेंट कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसको नोटिस करना। अब हम यहाँ देखते हैं EA, हाँ जी, EA इज अफेक्टेड बाय कैटलिस्ट ड्यूरिंग रिएक्शन, किस प्रकार अफेक्टेड होता है कैटलिस्ट से, तो हम इसको ग्राफ से समझते हैं। तो आइए जरा ग्राफ से कैसे समझते हैं। आज ये ग्राफ आपको दिया हुआ है सामने, दिस है रिएक्टेंट, हाँ जी, दिस है प्रोडक्ट, रिएक्टेंट चेंज इनटू प्रोडक्ट ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ देखते हैं दिस इज नॉर्मल रिएक्शन, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय कैटलिस्ट। तो डिस्कस ऑन अफेक्टेड बाय कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट में भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव कैटलिस्ट। कहने का मतलब ये है जो उत्प्रेरक है वो धनात्मक एवं ऋणात्मक हो सकते हैं। धनात्मक उत्प्रेरक रेट को इंक्रीज करता है, जबकि ऋणात्मक उत्प्रेरक रेट को डिक्रीज करता है। तो ये जो है ये किस प्रकार से एक्टिवेशन एनर्जी को अफेक्टेड करेगा, तो ध्यान दीजिए, अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट है तो ये एनर्जी एक्टिवेशन को डिक्रीज करेगा तो रेट इंक्रीज होगा। यदि नेगेटिव कैटलिस्ट है तो ये एनर्जी एक्टिवेशन को इंक्रीज करेगा और रेट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो देखिए जरा, हाँ जी, हम बात करेंगे पॉजिटिव कैटलिस्ट की। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करेगा, इसका एनर्जी एक्टिवेशन क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। इसका एनर्जी एक्टिवेशन क्या कर देगा भैया, डिक्रीज। ये आपको डॉट डॉट लाइन दिख रही है, ये डॉट डॉट लाइन क्या शो कर रही है, हाँ भैया, ये क्या भैया, हाँ जी, प्रेजेंट कैटलिस्ट, कैटलिस्ट की प्रेजेंट में है, हाँ जी, प्रेजेंट कैटलिस्ट या प्रेजेंट कैटलिस्ट। और कौन सा कैटलिस्ट, तो यहाँ पर कौन सा कैटलिस्ट आ जाएगा, पॉजिटिव कैटलिस्ट। यहाँ पर जो कैटलिस्ट काम में लिया जाएगा
वो होगा पॉजिटिव कैटलिस्ट। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करता है, एनर्जी ऑक्टेशन के रेशियो को क्या करता है, डिक्रीज करता है। अब बात करें नेगेटिव कैटलिस्ट की, तो नेगेटिव कैटलिस्ट क्या करेगा, नेगेटिव कैटलिस्ट हाँ जी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को इंक्रीज करता है। एनर्जी एक्टिवेशन क्या करता है भैया, इंक्रीज करता है, तो जिससे रेट क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर जो दिख रहा है ये है हाँ जी प्रेसेंस, प्रेसेंस या प्रेजेंट हाँ जी कैटलिस्ट। और कौन से कैटलिस्ट, दैट मीन्स नेगेटिव कैटलिस्ट। अब ध्यान दीजिए, ये जो आपको दिख रहा है डार्क लाइन, ये क्या है, विदाउट कैटलिस्ट, विदाउट कैटलिस्ट, विदाउट कैटलिस्ट हाँ जी जो आपको दिख रहा है। अब यहाँ एनर्जी गैप बनाया जाए, एनर्जी गैप कैसे होगा देखिए जरा, ये जो आपको दिख रहा है एक्टिवेशन एनर्जी के लिए, this is activation energy in the presence positive catalyst, this is activation energy in the absence catalyst, this is हाँ जी activation energy in the presence of negative catalyst। तो सभी गाइस ध्यान दीजिए, हाँ जी ये जो आपको दिख रहा है ये है ई ए डैश इन द एसेंस ऑफ नेगेटिव कैटलिस्ट। ये जो आपको दिख रहा है हाँ जी ये है ई ए डबल डैश, ये है इन द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव कैटलिस्ट। और जो आपको ये दिख रहा है ये क्या है, ई ए एनर्जी एक्टिवेशन इन द एसेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो हम क्या बोल सकते हैं हाँ जी, जो पॉजिटिव कैटलिस्ट है, पॉजिटिव कैटलिस्ट, पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करेगा हाँ जी, ये क्या करेगा, रेट को क्या करता है, इंक्रीज करता है। और रेट को इंक्रीज करने पर ई की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। जबकि नेगेटिव कैटलिस्ट क्या करेगा, नेगेटिव कैटलिस्ट हाँ जी रेट को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। दैट मीन्स एनर्जी ऑक्टेशन को इंक्रीज करेगा तो रेट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और जब कैटलिस्ट होगा ही नहीं, इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो रिएक्शन क्या रहेगी, एक नॉर्मल रिएक्शन रहेगी, तो वो नॉट अफेक्टेड होगा। तो हमने यहाँ ग्राफ देखा, तो हम ये देखते हैं ये जो पॉजिटिव कैटलिस्ट है उसमें एनर्जी एक्टिवेशन क्या है हाँ जी, उसमें जो एनर्जी एक्टिवेशन है वो यहाँ बताई गई है ई डबल डैश। तो इसका मतलब यहाँ एनर्जी एक्टिवेशन का ओवरऑल देखें तो ई ए डैश इज मोर देन हाँ जी, ई ए इज मोर देन ई ए डबल डैश। तो जिसके लिए एनर्जी एक्टिवेशन की वैल्यू ज़्यादा होगी वहाँ पर रेट क्या होगा, उतना ही कम होगा। तो इसका मतलब ई ए डैश के लिए रेट कम होगा और ई ए डबल डैश के लिए रेट क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो हम ये कह सकते हैं। अब हम इसको आरएनएस की फॉर्म में कैसे ड्राई करेंगे, तो देखिए जरा हाँ जी, सपोज दैट Kp, that means rate constant in the absence of catalyst, sorry, Kp that means rate constant in the presence of catalyst। तो फिर ये क्या हो जाएगा, Ep एनर्जी एक्टिवेशन इन द presence of catalyst। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हाँ जी presence कैटलिस्ट, कैटलिस्ट की presence में ये होगा। इसी तरह बात करें Ka रेट कांस्टेंट इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, और Ea क्या हो जाएगा, एनर्जी एक्टिवेशन इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो क्या यहाँ पर क्या लिख देंगे, एब्सेंस हाँ जी एब्सेंस कैटलिस्ट। अब आरएनएस की फॉर्म में लिखता है हाँ जी, इन आरएनएस इक्वेशन फॉर्म। तो उसमें करेंगे तो देखिए सर क्या लिखा जाएगा, हमें पता है आरएनएस क्या होता है, के इज इक्वल टू क्या होता है, ए एक्सपोनेंशियल ए बाई आर टी। अब हम दोनों में अप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, Kp क्या है, रेट कांस्टेंट इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो ये क्या, ई एक्सपोनेंशियल Ep, इधर क्या हो जाएगा RT, इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा फर्स्ट। इसी तरह बात करूं मैं Ka रेट कांस्टेंट इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो ये हो जाएगा A एक्सपोनेंशियली Ea बाई RT, दैट मीन्स इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो मैं बात करूं हाँ जी फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड
एंड इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या हो जाएगा, हाँ जी, के पी डिवाइड बाई के ए इज इक्वल टू ए एक्सपोनेंशियली ई पी डिवाइड बाई आर टी, हाँ जी, ए एक्सपोनेंशियली ई ए डिवाइड बाई आर टी। क्या मैं इसको रेट इज इक्वल टू के लिख सकता हूं, हाँ जी, तो इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट आरपी हो जाएगा, इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट क्या हो जाएगा, आर ए हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं आर पी, हाँ जी, आर ए इज इक्वल टू के पी, हाँ जी, डिवाइड बाई के ए इज इक्वल टू, इसको जब सोल्व करेंगे तो एक्सपोनेंशियली ई पी आर टी एक्सपोनेंशियली माइनस ई ए डिवाइड बाई आर टी, हाँ जी, यहाँ ए से क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो लिख सकते हैं आर पी डिवाइड बाई आर ए इज इक्वल टू के पी डिवाइड बाई के ए इज इक्वल टू, जब इसे सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाँ जी, माइनस ई पी, हाँ जी, और इधर लिखेंगे ये भी क्या है, माइनस है, माइनस सॉरी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस ई ए डिवाइड बाई आर टी, ये हम लिख सकते हैं, इस प्रकार लिख सकते हैं। अब इसको और सोल्व करें तो और भी सोल्व कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं आर पी डिवाइड बाई आर ए इज इक्वल टू के पी डिवाइड बाई के ए इज इक्वल टू, हाँ जी, एक्सपोनेंशियली माइनस डेल ई डिवाइड बाई आर टी। तो यहाँ इस फॉर्मूले का यूज हम न्यूमेरिकल्स में करेंगे, तो यहाँ डेली क्या हो जाएगा, तो डेली इज इक्वल टू हो जाएगा ई पी माइनस में ई ए। जब इसको यहाँ रखेंगे तो यहाँ रखेंगे तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये डेली हो सकता है। तो इस प्रकार हम एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट और प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट के थ्रू इफेक्ट ऑन एनर्जी वेक्टेशन पर स्टडी की। अब हम यहाँ लिखा हुआ है प्री एक्सपोनेंशियली फैक्टर, मतलब हमने आरएस इक्वेशन में देखा था कि k इज इक्वल टू ए एक्सपोनेंशियली ई ए बाई आर टी। तो यहाँ पर जो a दे रखा है, a यहाँ पे क्या है, प्री एक्सपोनेंशियली फैक्टर, या फिर इसको आरएनएस फैक्टर भी कह सकते हैं, या इसको फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी कह सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, हाँ जी, तो ध्यान दीजिएगा a क्या है यहाँ पे, तो a है, इट इज ऑल्सो नाउन एज कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, एक प्रकार का कॉलिजन फ्रीक्वेंसी है। सेकेंड, इट मेजर नंबर ऑफ कॉलिजन्स पर सेकेंड इन पर यूनिट वॉल्यूम, पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम में कितने कॉलिजन्स दैट मीन टक्कर हो रही है, वो उसके द्वारा इसको मेजर किया जाता है। इट इज ऑलमोस्ट अनअफेक्टेड बाय टेम्परेचर, मोस्टली ये टेम्परेचर के द्वारा अनअफेक्टेड होता है, बट सम केसेस ये क्या होता है, हाँ जी, स्लाइटली टेम्परेचर इंक्रीज, तो ये भी थोड़ा इंक्रीज होता है। देखिए कैसे, इस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि जो आरएनएस जो फैक्टर है दैट मीन्स प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, किसके द्वारा मेजर किया जा रहा है, नंबर ऑफ कॉलिजन्स पर सेकंड इन पर यूनिट वॉल्यूम। और आपको पता है जब टेम्परेचर को राइज किया जाता है तो नंबर ऑफ कॉलिजन्स क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो नंबर ऑफ कॉलिजन्स इंक्रीज होगी तो उसमें जो उनकी जो कॉलिजन्स है वो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर, दैट मीन्स ओरिएंटेशन कैसा है, प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। अगर प्रॉपरली है तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में चेंज होगा, अगर इम्प्रॉपर है तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल नॉट चेंज इन प्रोडक्ट मॉलिक्यूल, दैट मीन्स इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं अगर टेम्परेचर का थोड़ा सा इंक्रीज किया जाए टेम्परेचर तो स्लाइटली इस पर इफेक्ट पड़ता है। क्यों पड़ता है, क्योंकि ये किसके द्वारा मेजर किया जा रहा है, कॉलिजन्स के द्वारा इन पर सेकेंड इन पर यूनिट वॉल्यूम ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस। अब बात कर रहे हैं यूनिट ऑफ ए इज इक्वल टू यूनिट ऑफ के, मतलब आरएनएस जो फैक्टर है, ये प्री एक्सपोनेंशियल जो फैक्टर है उसका यूनिट किसके बराबर है, के बराबर है। अब के का यूनिट किस पे डिपेंड करता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे, दैट मींस जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर जो भी है। तो मैंने आपको के की यूनिट बता रखी है भैया, किसी भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए के यूनिट क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होगा, तो आप इजीली तरीके से के का यूनिट निकाल सकते हैं, जिससे आप फिर किसका निकाल सकते हैं, ए का निकाल सकते हैं। ऐसा क्यों होता है, तो ध्यान दीजिए, ऐसा इसलिए होता है जो आपको ये डाटा दे रखा है, ये डाटा क्या होता है, यूनिट लेस होता है। क्या होता है, यूनिट लेस होता है। और यूनिट लेस कैसे है, तो देखिए जरा, हाँ जी, इसको हम देखते हैं यूनिट लेस कैसे है।
यहां पे दे रखा है EA बाई RT, EA बाई RT दे रखा है। EA यहाँ पे क्या है, एनर्जी। तो एनर्जी के टर्म में लेंगे तो एनर्जी को हम मेजर करते हैं, हाँ जी, जूल पर मोल में मेजर करते हैं। जूल पर मोल या किलो जूल पर मोल, वो तो डिपेंड करता है, कैलोरी किलो कैलोरी जो भी है, आर है। अब बात करें यहाँ पे आर क्या है, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, इसकी जो यूनिट है जूल में लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा जूल, हाँ जी, पर मोल पर केल्विन, जूल पर मोल पर केल्विन। और यहां पर आपको दिख रहा है, हाँ जी, टेम्परेचर को हमेशा किस में मेजर करेंगे, केल्विन में करेंगे। तो ध्यान दीजिए, केल्विन से केल्विन, दैट मींस केल्विन इनवर्स और केल्विन कैंसिल आउट टू ईच अदर। जूल पर मोल ये भी क्या है, कैंसिल आउट टू ईच अदर। दैट मींस ये जो डाटा है ये क्या है, यूनिट लेस है। तो यूनिट लेस होने के कारण हमें पता है K इक्वल्स टू क्या है, E एक्सपोनेंशियल बाई RT। ये डाटा क्या है, यूनिट लेस, तो ओवरऑल यूनिट लेस, तो K इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, A। तो हम बोल सकते हैं जो यूनिट K का होगा वो ही यूनिट किसका होगा, A का होगा। अगर K जीरो ऑर्डर है तो जीरो ऑर्डर की यूनिट होगी, अगर K के लिए फर्स्ट ऑर्डर तो एक यूनिट फर्स्ट ऑर्डर के अकॉर्डिंग होगी। अब हम आरएमएस इक्वेशन, जो हमें पता है आरएमएस इक्वेशन यहां पर रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच में सीधा सीधा रिलेशन ड्राई करता है। अब हम ये देखते हैं आरएमएस जो है वहां, अब हम ये देखते हैं आरएमएस इक्वेशन कहां फेल होता है, टेम्परेचर की क्या वैल्यू रखी जाए या एनर्जी एक्टिवेशन में क्या चेंज किया जाए कि वहां पर आरएमएस इफेक्ट को समझाने में क्या हो जाए, असमर्थ हो जाए, मतलब अयोग्य हो जाए। तो हम देखते हैं उसी की तरफ मूव करेंगे, बहुत लेटेस्ट है, उससे जो न्यूमेरिकल्स भी रेडी किए जाते हैं कंपटीशन एग्जाम में। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। हाँ जी, फ्रॉम आरएमएस इक्वेशन K इक्वल्स टू K इक्वल्स टू यहां पे दे रखा है A एक्सपोनेंशियल EA बाई RT, ये आरएमएस इक्वेशन के द्वारा दिया गया है। तो देखिए जरा कैसे करेंगे इसको। तो केस फर्स्ट में हम देखते हैं, हाँ जी, इफ टेम्परेचर को क्या रखा जाए, इफ टेम्परेचर मूव इनफाइनाइट केल्विन, मतलब टेम्परेचर को इनफाइनाइट की तरफ मूव किया जाए, तो यहां पर क्या होगा, तो यहां पर होगा K इक्वल्स टू A एक्सपोनेंशियली, हाँ जी, EA बाई इनफाइनाइट R। अब आपको पता है किसी संख्या को इनफाइनाइट से डिवाइड करेंगे, दैट मीन्स कोई संख्या है, मान लीजिए कोई संख्या है, यहाँ पर EA है, EA को इनफाइनाइट से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 0। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, K इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल E की पावर 0, और आप पता है एक्सपोनेंशियल पावर 0 हमेशा क्या होता है, 1। तो क्या लिख सकते हैं, K इक्वल्स टू A। तो यहाँ पर देखिए सीधा सीधा आपको लाइव दिख रहा होगा कि K A के बराबर है, कब, जब आप टेम्परेचर को इनफाइनाइट केल्विन रखेंगे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि रेट कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, हाँ जी, व्हेन टेम्परेचर राइज इनफाइनाइट केल्विन। अब बात करें केस सेकंड की, केस सेकंड में क्या होगा, ये केस फर्स्ट था, अब केस सेकंड की बात करेंगे। तो केस सेकंड में क्या है, इफ एनर्जी एक्टिवेशन क्या रखा जाए, 0 रखा जाए, क्या रखा जाए, 0। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फ्रॉम आरएमएस इक्वेशन K इक्वल्स टू A एक्सपोनेंशियली EA बाई RT। तो आप पता है कि संख्या 0 को किसी संख्या से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, हाँ जी, 0 ही आएगा। तो यहाँ पर A, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 डिवाइड बाई RT। तो किसी संख्या को 0 से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है, 0 ही आता है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, K इक्वल्स टू, हाँ जी, A E की पावर -0। तो E की पावर -0 क्या होता है, हमेशा 1 होता है। तो K इक्वल्स टू क्या लिख देंगे, हाँ जी, तो K इक्वल्स टू A। तो यहाँ पर भी दिख रहा है जब चेंज इन एनर्जी एक्टिवेशन इज 0, तो देन द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट इक्वल टू 3 एक्सपोनेंशियल फैक्टर, दैट मीन्स रेट कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर इन दिस केस। तो आप इसको आराम से समझ सकते हैं। तो इस कंडीशन में जो K है तो हम लिखेंगे K बिकम्स, हाँ जी, K
becomes temperature independent, हाँ जी, K becomes temperature independent, हाँ जी। और यहाँ पर जो आर्नियस है, आर्नियस थ्योरी, हाँ जी, इज फेल। यहाँ पर क्या हो जाएगी, आर्नियस थ्योरी क्या हो जाएगी, फेल। तो हम कह सकते हैं कौन सी कंडीशन में आर्नियस फेल होता है, तो जब टेम्परेचर को इनफाइनाइट रखा जाए और जब एनर्जी रोटेशन को 0 रखा जाए। तो इस केस में जो के है वो टेम्परेचर पे इंडिपेंडेंट होगा। बहुत ही लॉजिक है, यहाँ से न्यूमेरिकल्स एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं, तो इन दोनों पे ध्यान देना, न्यूमेरिकल पुट किए जाएंगे। नाउ डिस्कस न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम ऑन बेस फॉर रिएक्शन A change into P given data E is equals to 10 kilocalorie, K is equals to 10 power minus 3 second inverse at 27 degree Celsius, A is equals to 10 power 8 second inverse, find K when temperature is infinite। तो यहाँ ऑप्शन A B C D दिया हुआ है, तो किस प्रकार सोल्व करेंगे, तो सभी गाइस ध्यान दीजिए। हाँ जी, फ्रॉम आरएनएस इक्वेशन, आरएनएस इक्वेशन क्या है, K इज इक्वल टू A एक्सपोनेंशियली E बाई RT। तो यहां पर सीधे शब्दों में बताया गया है, टेम्परेचर क्या रखा गया है, इनफाइनाइट केल्विन। तो यहां पर क्या हो जाएगा, K इज इक्वल टू A, हाँ जी, एक्सपोनेंशियली E बाई, हाँ जी, R इनफाइनाइट। और आपको पता है किसी संख्या को इनफाइनाइट से अगर हम क्या करें, डिवाइड करें, तो क्या हो जाएगा, K इज इक्वल टू A एक्सपोनेंशियली 0 आता है। तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल पावर 0, और एक्सपोनेंशियल पावर माइनस 0 क्या होता है, 1। तो लिख सकते हैं K इज इक्वल टू A। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पे देखिए जो A का वैल्यू है, A का वैल्यू क्या दे रखा है, 10 पावर 8 सेकंड इनवर्स। तो दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो जो A का यूनिट है वही क्या होगा, K का हो जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार देखें तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, A इज इक्वल टू ये दे रखा है, तो K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K इज इक्वल टू 10 पावर 8, हाँ जी, सेकंड इनवर्स। मैच ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसमें ऑप्शन नंबर A क्या है, K इज इक्वल टू 10 पावर 8 मोल लीटर इनवर्स सेकंड, दैट मींस जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हाँ जी, यहाँ पर क्या दे रखा है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ पर दे रखा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसका मतलब ऑप्शन नंबर C इज राइट ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ डिस्कस क्वेश्चन नंबर सेकंड। फॉर रिएक्शन A चेंज इनटू प्रोडक्ट गिवन डाटा E इज इक्वल्स टू 2.0 into 10 power 2 किलोजूल पर मोल, K इज इक्वल्स टू 1.2 into 10 power 2 मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स, दैट मींस सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। फाइंड A व्हेन टेम्परेचर इज इनफाइनाइट। ऑप्शन दे रखे हैं, तो आप देखिए उसी तरह से सोल्व करना, अपने माइंड में वही ट्रिक याद रखना। हाँ जी, फ्रॉम आरएमएस इक्वेशन, क्या हो जाएगा, K इज इक्वल टू A एक्सपोनेंशियली E बाई RT। टेम्परेचर यहाँ किधर मूव किया जा रहा है, इनफाइनाइट की तरफ। तो आपको पता है इनफाइनाइट के केस में A इंटू एक्सपोनेंशियल पावर क्या है, 0, इसकी पावर 0 क्या होता है भैया, 1। तो क्या लिख सकते हैं, K इज इक्वल टू A। तो यहाँ पर सीधा सीधा संबंध है कि जो वैल्यू A की होगी वही किसकी होगी, K की होगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में A की वैल्यू, K की वैल्यू दे रखी है। तो जब K की वैल्यू दे रखी है तो A की वैल्यू क्या होगी, तो A की वैल्यू हो जाएगी 1.2 इंटू 10 की पावर, हाँ जी, 2 मोल लीटर इनवर्स, मोल इनवर्स लीटर और सेकंड इनवर्स। तो ये यहाँ आपके लिए A की वैल्यू आ गई, तो 1.2 इंटू 10 पावर 2 मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। मैच ऑप्शन नंबर A इज रॉन्ग, ऑप्शन नंबर B इज राइट ऑफ दिस क्वेश्चन। हाँ जी, ऑप्शन C रॉन्ग है, डाटा तो ठीक है लेकिन यहाँ पर यूनिट डिफरेंट है और इसका तो कोई लेन देन नहीं, इसका मतलब ऑप्शन नंबर B इज राइट ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ नंबर थर्ड, पुट इन JEE Mains 2010 for reaction
एनोड प्लस Cl2 चेंज इनटू NaCl। NaCl जो यहाँ पर है इसे बोलते हैं टिंडेल रिएजेंट। हाँ जी, वैसे इसको नाइट्रोसिल क्लोराइड को लगाता है। रेट यहाँ पर दिया हुआ है, रेट लो दिया हुआ है। द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट कैन बी इंक्रीज बाय, ये ऐसे कह रहा है कि जो रेट कांस्टेंट है वो इंक्रीज होगा, वो किस फैक्टर के द्वारा इंक्रीज होगा। तो आपको ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर 1 इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, जब टेम्परेचर में इंक्रीज किया जाए। ऑप्शन नंबर बी जब NO की कंसंट्रेशन में इंक्रीज किया जाए। ऑप्शन नंबर सी जब Cl2 की कंसंट्रेशन में इंक्रीज किया जाए। और ऑप्शन नंबर डी सभी इन्वॉल्व किए जाएं। तो यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर रेट कांस्टेंट के बारे में बताया गया है। तो रेट कांस्टेंट की बात आई है तो आप रेट कांस्टेंट पे फोकस कीजिए। रेट कांस्टेंट आर अफेक्टेड बाय catalyst and temperature mostly. Rate constant independent on the concentration of reactant molecule during chemical reactions. That means option number A is right of this question because rise temperature, so the value of rate constant as well as increase according to Arrhenius equation. हाँ जी, तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए इज राइट होगा क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 put in NEET exam 2016 the addition of catalyst during a chemical reaction alter which of the following quantities। ये ऐसे क्वेश्चन में ये कहा गया है कि रिएक्शन के दौरान अगर कैटलिस्ट का एडिशन किया जाए, कैटलिस्ट की परसेंटेज पर रिएक्शन करवाई जाए तो निम्न में से कौन सी क्वांटिटीज अफेक्टेड होगी। तो यहां पर देखिए नंबर फर्स्ट दे रखा है एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी। मैंने बता रखा है कि एंथैल्पी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। हाँ जी, सेकंड क्या है एक्टिवेशन एनर्जी। तो यहां पर मैंने स्पष्ट शब्दों में बताया था कि एक्टिवेशन एनर्जी इज अफेक्टेड बाय कैटलिस्ट। हाँ जी, सी क्या है एंट्रोपी। एंट्रोपी के यहां पर कोई लेना देना नहीं है, एंट्रोपी एंड कैटलिस्ट का कोई रिलेशन नहीं है। और इंटरनल एनर्जी का भी कोरिलेशन नहीं है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी। आपको पता है कि एक्टिवेशन एनर्जी इज अफेक्टेड बाय एडिशन ऑफ कैटलिस्ट मोस्टली द वैल्यू ऑफ EA इंक्रीज इन द प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव कैटलिस्ट। हाँ जी, डिक्रीज इन द एब्सेंस ऑफ ए पॉजिटिव कैटलिस्ट। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5 रिएक्शन रिएक्टेंट चेंज इन प्रोडक्ट। डेल्टा एच की वैल्यू दे रखी है -10 किलो कैलोरी और गिवन डाटा थ्रेशोल्ड एनर्जी दे रखी है 100 किलो कैलोरी और एवरेज एनर्जी है 20 किलो कैलोरी फॉर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। फाइंड एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर बैकवर्ड रिएक्शन दैट मींस अपोजिट रिएक्शन। यहां ऑप्शन दे रखे हैं A, B, C और D। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो अब हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो देखिए जरा क्वेश्चन को किस प्रकार सोल्व करेंगे। हाँ जी, सभी स्टूडेंट्स बने रहिए। मैं इसको थोड़ा यहाँ से फिनिश कर रहा हूं। मैंने आपको बता दिया है कि इस तरह से दे रखा है। सबसे पहले हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। रफली ग्राफ है, इसमें कोई डिजाइन नहीं लगाना है, हमें क्वेश्चन सोल्व करना है। हाँ जी, ये ग्राफ है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो ग्राफ एक्सोथर्मिक का बनेगा। हाँ जी, और यहां से यहां का क्राइटेरिया आपको पता है। ये क्राइटेरिया आपका क्या है, डेल्टा एच है और डेल्टा एच की वैल्यू यहां पर दी हुई है -10 किलो कैलोरी। हाँ जी, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी, this y coordinate, this x coordinate, this reaction path, तो ध्यान दीजिए आपको जो क्वेश्चन में है वो क्वेश्चन में मैं थोड़ा इसको इधर लिख देता हूं। दिस इज डेल्टा एच, आप समझ जाएंगे। आपको जो क्वेश्चन में है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है दिस इज एवरेज एनर्जी और ये एवरेज एनर्जी आपको दी हुई है। हाँ जी, कितना दिया हुआ है 20 किलो कैलोरी। हाँ जी, और आपको यहां से एक थ्रेशोल्ड एनर्जी भी दिया हुआ है, थ्रेशोल्ड एनर्जी जो कि टोटल एनर्जी है। हाँ जी, यहाँ थ्रेशोल्ड एनर्जी की बात करें
तो थ्रेशोल्ड एनर्जी जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है, यहाँ से यहाँ तक है, ये बीच में आ गया है। हाँ जी, ये दे रखा है कितना, 100 किलो कैलोरी। थ्रेशोल्ड एनर्जी 100 किलो कैलोरी दे रखा है, जबकि एवरेज एनर्जी कितना दे रखा है, 20 कैलोरी। और चेंज इन एंथैल्पी दे रखा है -10 किलो कैलोरी। और ये क्या है, प्रोडक्ट मॉलिक्यूल है, और ये क्या है, यहाँ पर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है। अब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल चेंज इनटू प्रोडक्ट मॉलिक्यूल, ये जो आपको क्राइटेरिया दिख रहा है, ये क्राइटेरिया है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। हाँ जी, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी। और ये यहाँ आपको जो दिख रहा है, ये जो क्राइटेरिया है, ये यहाँ पर है, ये है बैकवर्ड रिएक्शन के लिए। हाँ जी, ये जो बताया जा रहा है ये किसके लिए, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या होगा। तो अब देखिए जरा, अगर हमें फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी वैल्यू हो कैलकुलेट हो जाए तो हम बैकवर्ड के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फिर देखिए जरा, फ्रॉम, हाँ जी, फ्रॉम क्वेश्चन के द्वारा कैसे करेंगे। हाँ जी, क्वेश्चन में क्या दिया है, थ्रेशोल्ड एनर्जी, एवरेज एनर्जी। तो हम बात करेंगे यहाँ पर, तो हम सीधा बोलेंगे, हाँ जी, वी नो दैट, हम जानते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी फॉर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, हाँ जी, EA फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। और यहाँ पे क्या है, एवरेज रिएक्शन, ये कितना दे रखा है, 100 किलो कैलोरी। हाँ जी, यहाँ पर हमें पता नहीं है फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, बट हमें पता है एवरेज एनर्जी क्या है। तो हम इसके द्वारा फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हैं, 100 किलो कैलोरी माइनस में 20 किलो कैलोरी। दैट मीन्स यहाँ पर जो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी आएगी वो कितना है, 80 किलो कैलोरी। तो हमारे पास क्या आ चुका है, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। अब हम बैकवर्ड की ज्ञात करेंगे, तो देखिए जरा कैसे करेंगे। वी नो दैट, हमें पता है, हम अच्छे से जानते हैं, डेल एच इज इक्वल टू क्या होता है, EA फॉरवर्ड माइनस में EA बैकवर्ड। डेल एच की वैल्यू दे रखी है कितनी, -10 किलो कैलोरी। हाँ जी, फॉरवर्ड की वैल्यू कितनी दे रखी है, 80 किलो कैलोरी। हमें निकालना किसका है, बैकवर्ड के लिए। तो बैकवर्ड की क्या हो जाएगी, हाँ जी, तो EA बैकवर्ड इज इक्वल टू, ये इधर आएगा माइनस तो प्लस हो जाएगा, उधर जाएगा प्लस, तो ये क्या है, 80 किलो कैलोरी प्लस में 10 किलो कैलोरी। जब दोनों को ऐड करेंगे तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, तो ओवरऑल हो जाएगा, हाँ जी, EA बैकवर्ड, हाँ जी, कितना हो जाएगा, 90 किलो कैलोरी। हाँ जी, 90 किलो कैलोरी यहाँ पर आपको बैकवर्ड रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी प्राप्त होगी। तो ऑप्शन मैच करे जरा। ऑप्शन नंबर ए क्या है, यहाँ पर बैकवर्ड के लिए 80 दे रखा है, दिस इज रॉन्ग। हाँ जी, ऑप्शन नंबर सी क्या है, बैकवर्ड के लिए 70 दे रखा है, ये भी क्या है, रॉन्ग है। और यहाँ पे 60 दे रखा है, ये भी क्या है, रॉन्ग है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ डिस्कस क्वेश्चन नंबर 6। For reaction, reactant change into product, given data EA for backward minus EA for forward is equals to 10 kilocalorie, then it is, ये कौन से प्रकार की रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या एंडोथर्मिक रिएक्शन है, कैन नॉट से एनीथिंग, या फिर इसके अलावा कोई नहीं है। तो जरा ध्यान दीजिए ना, हाँ जी, सॉल्यूशन करेंगे इसका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो डाटा ये दिया हुआ है। तो देखिए जरा, हाँ जी, वी नो दैट, हम जानते हैं, एक रिलेशनशिप हमें ध्यान है, क्या है, डेल एच इज इक्वल टू क्या होता है, EA फॉरवर्ड माइनस में EA बैकवर्ड। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ इसका रिवर्स, तो डेल एच इज इक्वल टू क्या मैं लिख सकता हूं, हाँ जी, EA बैकवर्ड माइनस में EA, हाँ जी, फॉरवर्ड। लेकिन ऐसा लिखने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, और हम इसको क्या करेंगे, माइनस से गुना कर देंगे। तो डेल एच इज इक्वल टू, ये वैल्यू कितनी दे रखी है इसकी, 10, तो -10 किलो कैलोरी। हाँ जी, यहां पर जो साइन आया है वो क्या है, माइनस। तो माइनस किसे शो करता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन को। दैट मीन्स ये जो रिएक्शन होगी वो एक प्रकार की क्या होगी,
एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। तो यहाँ पर जो आपको एनर्जी के ये चेंज इन एंथैल्पी मिलेगा, हाँ जी, वो कितना मिलेगा, डेल एच इज इक्वल टू क्या मिलेगा, -10 किलो कैलोरी। तो इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये एक प्रकार का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन नंबर इज राइट। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, ईए ऑफ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन मैंने बता रखा है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए जो वैल्यू है ईए की वैल्यू मोर देन डेल एच, लेस देन डेल एच या इक्वल टू डेल एच होती है। ये मैंने इसका एक्सप्लेनेशन इसका मैंने एक्सप्लेन वीडियो में पहले ही कर दिया है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 4 इज राइट, में ग्रेटर, लेसर एंड इक्वल टू डेल एच। अब बात करें ईए ऑफ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए मैंने बताया था कि द वैल्यू ऑफ ईए इज मोर देन डेल एच ऑलवेज फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो आपको ये ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो सभी गाइस बने रहिए इस यूट्यूब चैनल पर, और आपको अगर चैनल पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें।